हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग का EMRS अकाउंटेंट था। इसकी सिलेबस भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दिया है। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का ही डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया है। प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। कंप्लीट पेपर है, उसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि टीयर 1 और टीयर 2 में किस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी इसमें कैसे पूछा जा सकता है, वो सारी ही चीजें मैंने अच्छे से समझाई हुई हैं। अगर नहीं देखी है वीडियो तो जरूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा उसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ से मिलेगी, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे जा करके आप वहाँ पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको आगे जो भी क्लासेस आपकी आएंगी वो भी पीडीएफ वहाँ पर ही आपको मिलेगी। आज की वीडियो से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि अभी से, क्योंकि ये आइडिया पूरा है कि दिसंबर तक आपका इसका जो टीयर 1 है एग्जाम हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टीयर 2 में भी तो बहुत बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा दोनों एग्जाम के, इसलिए अभी से आपको अच्छे से तैयारी रखनी है। क्योंकि जो सब्जेक्ट है आपका जो कॉमर्स है, कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें आनी है वो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। मेन यही है क्योंकि टीयर 1 जो है वो तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसी से मेरिट बनेगी आपकी और आपका सिलेक्शन होना है। तो इसलिए इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। तो अभी से क्लासेस स्टार्ट करते हैं, धीरे-धीरे चलते रहेंगे, तो आपकी पूरा जब भी एग्ज़ाम होगा तो कंप्लीट हो चुका होगा। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी से भी जुड़ जाइएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ है या जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी टाइम से जिन्होंने नहीं पढ़ा है, भूल गए हैं, तो उनको भी ईज़ी रहेगा, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत ही बेसिक से रहेंगी, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को और आपको समझ में एक-एक पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि हमको यही समझना होता है कि वो चीज़ होती क्या है, तो मीनिंग, अर्थ क्या होता है, जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन का अर्थ क्या है। यहाँ पर हम बात सिर्फ अकाउंटिंग की कर रहे हैं, पहले लेखांकन को समझते हैं। लेखांकन क्या होता है, उसके बाद लेखांकन के कई आपके टाइप्स होते हैं, मीनिंग्स होती हैं, तो ज़्यादातर जो लिया जा रहा है लेखांकन के बारे में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही पूछा जाता है, उसी की बात की जाती है। तो अगर देखिएगा तो अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन। तो अकाउंटिंग क्या होती है? लेखांकन वित्तीय जानकारी की पहचान करना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में मेनली ज़्यादातर जो देखा जाता है, जो आप लोग ट्रांज़ैक्शन मनी में कर रहे होते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उन पर ही मेन ध्यान दिया जाता है। उनकी पहचान करना, उनको मापना, ये देखना कि कितना है, मेज़र करना, अभिलेखन, उनका रिकॉर्ड रखना, वर्गीकरण करना, उनको समराइज़ करना, सारांश निकालना, उनकी व्याख्या करना और उपयोगकर्ता यानी कि जिनके लिए वो इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल होती है, उन तक पहुँचाना, जिससे कि क्या करे वो डिसीज़न ले सके और साथ ही उसको क्या करे कम्युनिकेट कर सके, संप्रेषित कर सके। तो वो उसकी एक क्या होती है, लेखांकन क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अब ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है? तो आपको ऑप्शंस आपके कई एक दे रखे होंगे, वहीं पर दे रखा होगा व्यवसाय की भाषा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। व्यवसाय की भाषा को कहलाती है अकाउंटिंग। Because it communicates a company's financial health and performance to internal and external stakeholders। क्योंकि ये क्या करती है, इसे अक्सर व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। ये वाला पॉइंट जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य प्रदर्शन को आंतरिक और बाहरी हितधारकों तक पहुंचाती है। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग आपकी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, जहां पर आप फाइनेंशियल, मेनली जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको लिखते हैं, उनको समराइज करते हैं, क्लासिफाई करेंगे, समराइज़ करेंगे, उसके बाद उसे हम इंटरप्रेट करते हैं और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिन तक वो बेनिफिशियल होती है जिनके लिए, उन लोगों तक उस इन्फॉर्मेशन को हम कन्वे करते हैं, पहुँचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी अकाउंटिंग कहलाती है। अब सिंपल सी भाषा में अगर समझ लें तो जैसे कि घर में ही है आपके, एक मंथली आप लोग कितना इनकम आ रही है और कितना आपको उसमें खर्च करना है, कहाँ-कहाँ, किस-किस आइटम पे आपने कितना-कितना खर्च किया, थोड़ा मोटा-मोटा खर्चा हम लोग लिख लेते हैं। तो थोड़ा हमको आइडिया लग जाता है कि कितना हमारे पास बच रहा है, उससे हम कैसे कितनी सेविंग करेंगे, कितना जो फ्यूचर के लिए रखेंगे। तो उससे आप जो लिख रहे होते हैं वही क्या कहलाती है, एक तरह से अकाउंटिंग कहलाती है, रिकॉर्डिंग रखना कहा जाता है। इससे कि आपको आइडिया लग सके, कोई शादी ब्याह है, कोई फंक्शन आपके घर में हो रहा है,
तो वहाँ पर भी जो आपके बड़े लोग होंगे या अगर आप ही कर रहे होंगे, तो आप उन सारी चीज़ों को का रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि हाँ, आपने कितना कहाँ-कहाँ कितना खर्च किया है, सारी रसीदें रखते हैं। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है, जब वो चीज़ आपकी एक बिज़नेस में, एक ऑर्गनाइज़ेशन में की जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम कि लेखांकन की परिभाषा। वैसे तो उसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन बहुत से राइटर्स ने अलग-अलग दी हैं, तो अकाउंट्स में डेफिनेशंस इतनी नहीं कोई पूछी जाती हैं। थोड़ा-सा आप शॉर्ट में देख लीजिए इसकी डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हैव बीन प्रोवाइडेड बाय वेरियस बॉडीज़, बहुत से लोगों द्वारा दी गई हैं परिभाषाएँ। अब उसमें कई अथॉरिटीज़ भी हैं जिनके द्वारा दी गई, कई ऑर्गनाइज़ेशंस भी हैं और कई आपके जो अकाउंटेंट के विद्वान हैं, उनके द्वारा भी दी गई हैं। तो यहाँ पर द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, अब इसकी ये जो फुल फॉर्म है इसको नोट कर लीजिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, ये आपसे पूछेगा एआईसीपीए की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है, किस तरह से पूछ सकता है? तो ये आपका क्योंकि एमसीक्यूज़ भी 40 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के आने हैं आपके, वो उसको बहुत ही लाइटली मत लीजिएगा। ये 40 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ आने हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपका, क्योंकि अगर ये 40 के 40 आपके सही हो जाते हैं, तो बाकी का आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत कम पोर्शन है। आप लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस वाले पॉइंट को तो कोई देख ही नहीं रहा है। 40 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ आने हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है आपका। तो उसको भी आपको स्पेशली फ़ोकस करना है। अब ये फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा अलग से, यहाँ पर भी दे रखी है, ये देखिए। डिफाइन्स इट एज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, एंड फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस एंड इंटरप्रेटिंग द रिज़ल्ट। 2 यहाँ पर डेफिनेशन है, एक आईआईसीपीए ने दी है, दूसरी आपकी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ट्रिपल ए। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपकी एक दूसरी फुल फॉर्म हो जाएगी। बहुत सी फुल फॉर्म आती हैं इसमें, उनको अलग से नोट करते चलिएगा। एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, एक नोट्स की अपनी कॉपी बनाइए, उसमें 1-1, 2 पेज, 3 पेज अलग कर लीजिए, जहाँ फुल फॉर्म सिर्फ नोट करिएगा। तो जो-जो भी फुल फॉर्म मैं बताती जा रही हूँ आपको, वो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं, उन सबसे रिलेटेड उसको एक अलग जगह पर नोट करते रहिए, जिससे कि रिवीज़न करने में आपको ईज़ी रहे। एक दिन लिखने बैठिएगा तो बहुत ज़्यादा आपका वर्कलोड हो जाएगा, नहीं याद कर पाएँगे। एक साथ आप एक-एक जो अलग-अलग क्लासेस आती जा रही हैं, उसको नोट करते जाइए, तो आपके नोट्स बनते चले जाएँगे। ट्रिपल ए यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने क्या कहा था, इट एज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू अलो यूजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस। तो यहाँ पे इन्होंने खाली एक वर्ड में चेंज कर दिया, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन कर दिया है कि जो आर्थिक सूचनाएं होती है उनका, आर्थिक जानकारी का। तो यहाँ पर इकोनॉमिक से भी सीधी-सीधी किससे रिलेटेड होती है, मनी से ही रिलेटेड हो जाता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन 2 की है, ये 2 पॉइंट जो मैंने बताया उसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या टर्म्स हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं या जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आप कोई क्लास में एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, आपका ग्रेजुएशन लेवल नहीं है, तो एक-एक पॉइंट ये इस तरह से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर फैक्ट्स जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग की तैयारी कराऊँगी, जिससे कि आपका एग्ज़ैक्ट वही चीज़ें तैयार हों। बहुत ज़्यादा कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। अब काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि लेखांकन बही खाता या फिर इसको पुस्तक पालन कहते हैं, उन दोनों के बीच में डिफ़रेंस क्या होता है? बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा पहले कि बुक कीपिंग जो होती है, पुस्तक पालन जो होता है वो पहले आता है, उसके बाद हम अकाउंटिंग करते हैं। पहले हम बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांज़ैक्शन। इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक चरण जो होता है आपका, वो बुक कीपिंग होती है। while accounting is a broader stage including summarizing and interpreting। जबकि जो लेखांकन होता है एक व्यापक चरण है जिसमें सारांशीकरण और व्याख्या शामिल है। अभी आगे जो इसकी नेक्स्ट पार्ट आएंगे वहाँ पर और अच्छे से आपको जो जर्नल है लेजर है वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बुक कीपिंग जो होती है ये वाला पार्ट आपका जो है ये आपकी लेजर तक आती है। जर्नल से हम स्टार्ट करते हैं और जो जर्नल में सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जर्नल बनाएंगे, जर्नल के साथ जो इसकी सब्सिडरी बुक्स बनती हैं आपकी कैश बुक वगैरह है, ये सारी आती है, सेल्स बुक है, जर्नल बुक है, प्लस आपका जो लेजर बनता है, यहाँ तक जो होता है, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, वो आपकी बुक कीपिंग में आती है। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है, वो सब अकाउंटिंग कहलाती है, लेखांकन कहलाती है। तो अगर अभी तक आपको कन्फ्यूज़न थी कोई, तो आपको क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन भी बनता है कि बुक कीपिंग के बाद क्या होता है या अकाउंटिंग से पहले क्या किया जाता है? अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग होती है।
ये बुक कीपिंग आएगी सबसे पहले, फिर अकाउंटिंग आती है, उसके बाद आपकी ऑडिटिंग आती है। ये 3 का एक प्रोसेस चलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले हम उसका पालन करेंगे, उसके बाद हम अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमने अकाउंट्स लेखांकन रिकॉर्ड्स अपने रखे हैं, बनाए हैं, उनका ऑडिट किया जाता है, ऑडिटिंग आती है। तो इन तीनों को एक लाइन वाइज, स्टेप वाइज याद रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो किसके लिए उपयोगी होती है? लेखांकन जानकारी के उपयोगकर्ता। कौन-कौन इम्पोर्टेंट? एक तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आपका बिज़नेस है तो आपके लिए अपने बिज़नेस के बारे में जानना इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन और कौन से लोग होते हैं? तो बोथ इंटरनल यूजर्स लाइक ओनर्स एंड मैनेजमेंट। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो ओनर होते हैं, स्वामी होते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं। एंड एक्सटर्नल यूजर्स, अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होंगे? लाइक इन्वेस्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं। इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट कर रहे होंगे आपके बिजनेस में, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं जिन्होंने डिबेंचर आपके ऋण पत्र खरीदे हैं, या फिर जो लोन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्रेडिटर्स लेनदार हैं जो आपके, उन लोगों को भी जानना होता है आपके बिजनेस के बारे में कि किस तरह से जा रहा है, प्रॉफिट में है कि लॉस में जा रहा है, किस तरह से चल रहा है, अब पिछले का रिकॉर्ड आपका कैसा अभी तक रहा है। वो सारी चीज़ें वो कैसे पता करेंगे? जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो आपने रिकॉर्ड्स रखे हैं अभी तक, उसी को देख के पता चलता है। तो ये जो यूज़र्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के होते हैं, दोनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि जो अकाउंटिंग होती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। अभी थोड़ा-सा और इस डिटेल में भी देखेंगे उद्देश्यों को। These include maintaining records, calculating profit or loss, determining financial position, providing information for decision making, protecting asset and complying with legal requirements। ये लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनका रख रखाव रखना, मेंटेन करना, लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस की क्या होता है कैलकुलेट कर सके, वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको हम डिटरमाइन कर सकें, डिसीजंस ले सकें, निर्णय ले सकें, और जो हमारी एसेट है, जो भी संस्था की बिज़नेस की एसेट होती हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, और साथ ही कानूनी आवश्यकता। अब अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, वो आपकी लीगली कंपल्सरी होती है। रखना रिकॉर्ड्स, जो यहाँ पर बात एक छोटे-मोटे बिज़नेस की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात जो हो रही है एक ऑर्गेनाइज़ेशन की, एक फर्म की, एक कंपनी की, एक बिज़नेस की हो रही है। तो उनके लिए अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना भी ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट भी होती हैं। फिर आ जाता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब क्या होते हैं? कुछ बुनियादी लेखांकन शब्द। हर चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है। आप लॉ को देखेंगे तो लॉ में भी अपनी एक भाषा होती है। इसी तरह आपकी कॉमर्स की भी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, तो इसके भी कुछ अपने टर्म्स होते हैं, जैसे कि एसेट है, संपत्तियाँ कहलाती हैं, दायित्व लायबिलिटीज़, कैपिटल ड्राइंग्स, जो हम ड्राइंग्स क्या हो जाती हैं? आहरण, जो भी हमने पूँजी लगाई होती है, जो स्वामी होता है, ओनर होता है, अब उसने जो पूँजी लगाई होती है, तो उसमें से कुछ हिस्सा अगर वो निकाल रहा है, वो ड्राइंग कहलाती है, या फिर कोई गुड्स को निकाल रहा है, वो ड्राइंग कहलाती है। रेवेन्यू, आय क्या होती है? अब 2 पॉइंट यहाँ पर आते हैं, रेवेन्यू भी आता है और कैपिटल नेचर भी आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? पूरा इस पर तो एक अलग टॉपिक ही है, और इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आगे इसका अलग जब टॉपिक आएगा उसको और डिटेल में इन सारी चीज़ों को अलग-अलग भी डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने कहा ना बेसिक की क्लास है आज की आपकी, जिससे कि अकाउंट्स में क्या-क्या चीज़ें हैं, आप उसको समझ सकें, और जिससे आपको ये समझ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है, भूल गए हैं काफ़ी चीज़ें, वहाँ पर उनको बेसिक क्लियर हो जाए, जिससे कि जो आगे नेक्स्ट क्लासेस आने वाली हैं, तो उनको समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अब आ जाता है इसमें लेखांकन के कार्य, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होते हैं लेखांकन के कार्य? तो सबसे पहला कार्य क्या हो जाता है? आइडेंटिफाई करना। लेखांकन का जो सबसे पहला काम होता है पहचान करना। किस चीज़ की पहचान करेगा? तो आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। इसको आप स्टेप्स की तरह भी समझ सकते हैं, ये एक चरण भी है ये, और यही क्या हो जाते हैं, एक तरह से ये आपके कार्य भी होते हैं लेखांकन के। सबसे पहला होता है कि आइडेंटिफाई करना कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन किए गए हैं उसमें से कितने ट्रांज़ैक्शन ऐसे हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो वित्तीय प्रकृति के लेन-देन होते हैं। क्योंकि एक बिज़नेस से बहुत तरह के लेन-देन किए जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सिर्फ़ उसी की रखी जाएगी जो आपके फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, वित्तीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करा जाता है, पहचान करना भी लेखांकन का कार्य होता है, और यही इसका फर्स्ट स्टेप भी होता है कि जब हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो बुक कीपिंग आएगी, पुस्तक पालन का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं
जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं कि कौन से फाइनेंशियल हैं। तो यहाँ पर सभी व्यावसायिक गतिविधियों का अवलोकन और उन लेन देनों की पहचान करना शामिल है जिन्हें वित्तीय लेन देन माना जाता है। उसके बाद दूसरा कार्य या फिर ये कह सकते हैं कि सेकंड स्टेप क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, अभिलेखन करना। अब हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से जो है वो फाइनेंशियल नेचर के हैं। फिर हम क्या करेंगे, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। केवल जिन्हें हम मनी के टर्म में यानी कि मुद्रा में माप सकें, हिंदी में सीधे बोले तो मुद्रा के संदर्भ में जिसे हम माप सकते हैं, मनी के टर्म में मेजरमेंट जिसका कर सकते हैं, उनको ही हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग देन इन अ जर्नल एंड कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर हम क्या करेंगे, जर्नल में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जो जर्नल आपका बनाया जाता है, जिसको कि आप हिंदी में रोजनामचा कहते हैं, जर्नल जो आपका बनाया जाता है, जो रोजनामचा बनाया जाता है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग का पहला काम स्टार्ट होता है। तो जर्नल आगे हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जर्नल होती है आपकी, ये एक तरह से समझ लीजिए, ये प्रारंभिक प्राइमरी बुक होती है। लेखों को रखने की, रिकॉर्ड को रखने की, डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है तो ये प्राइमरी बुक में आती है, प्रारंभिक बुक कह जाती है, या फिर मूल पुस्तक भी जिसे आप कह सकते हैं। जर्नल जो होता है, जो लेखों को रखने की होती है, सबसे पहले इसमें ही लेखे रखे जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जर्नल से रिलेटेड जो बनता है, अलग से भी हम इसको समझेंगे, जब जर्नल आपको मैं पढ़ाऊंगी तो वहां पर जर्नल का फॉर्मेट है, ये सारी चीजें समझेंगे। तो जर्नल में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो किस तरह से रखे जाते हैं, तो आपने को अगर याद होगा फॉर्मेट थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले डेट लिखी जाती है। तो डेट वाइज रखा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है, यानी कि फर्स्ट फैब है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही, ऐसे होता है। ऐसा नहीं हो जाता कि पहले मैं थर्ड फेब लिख दिया उसके बाद फर्स्ट फरवरी का दिखा रहे हैं, नहीं, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और इससे डिटेल में हम जो जर्नल को अलग से पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर कि क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई में क्या होता है, वर्गीकरण करते हैं हम। हमने जर्नल में तो सारे जितना भी हम ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का कर रहे हैं सब एक साथ हमने दिखा दिया। अब लेकिन वहां पर उससे कोई हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते उससे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने में हम क्या करेंगे, वर्गीकरण में, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ दे आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन refers to the grouping of all the transaction of same nature at one place। क्लासिफाई में, वर्गीकरण में क्या किया जाता है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन का लेखा किया होता है उन्हें हम वर्गीकृत करते हैं। कैसे करते हैं, समान प्रकृति के, एक नेचर के या एक व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम एक जगह पर अलग अलग दिखाते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब ये काम क्लासिफाई का आपने देखा कि जो रिकॉर्डिंग का काम था किसमें किया, हमने जर्नल में किया। क्लासिफाई करने का जो वर्गीकरण का काम होता है, ये कहाँ होता है, ये हो जाता है हमारा लेजर में। इसे हम करते हैं लेजर में। कहाँ पर दिखाते हैं, जो हमारा लेजर बनता है, बही खाता होता है, वहां पर इसको दिखाते हैं। तो क्लासिफाई करने का काम किसका है, वर्गीकरण। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, रिकॉर्ड करने का काम किसका है, लेजर जर्नल का है। क्लासिफाई करने का काम किसका है, लेजर का है। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा है तो वहां पर अगर पूछेगा कि स्टेप्स बताइए, जो जर्नल उसमें एंट्री की जाती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनका जो लेखा किया जाता है उसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो आपका सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई, सेकंड हो जाता है हमारा कौन सा स्टेप, सेकंड में हमारा हो जाता है कि रिकॉर्डिंग करना, थर्ड हो जाता है क्लासिफाई करना। क्लासिफाई हमारा किस में होगा, लेजर में करा जाएगा। यहीं तक बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद किसका काम शुरू होता है, इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा अकाउंटिंग का काम। अब आ जाएगा समराइज करना, सारांश निकालना। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स एट वन प्लेस, ट्रायल बैलेंस। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अब हमने लेजर जब बना लिया तो लेजर में सारे हम क्या करते हैं, बैलेंस निकल करके आ जाते हैं। जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए उन सबका बैलेंस निकल करके हमारा लेजर में आता है। अब वो बैलेंस को देखना कि हमने जो भी अभी अपना तक काम किया है वो सही है कि नहीं सही है, कहीं पर कोई त्रुटि तो नहीं, कोई एरर तो नहीं है। उन सब के लिए हम बना देते हैं ट्रायल बैलेंस, अपना तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या रहता है, तलपट जिसे कहा जाता है, कि अगर दोनों साइड इक्वल आ गए तो ये मान लिया जाता है कि हमने जो अकाउंट रखे हैं अभी तक, जो अभी तक रिकॉर्डिंग रखी है वो क्या है, सही है। पूरी तरह प्रमाण नहीं है, थोड़ा सा और इसमें काफी चीजें डिटेल में समझेंगे जब हम इसको ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे वहां पर। और इसमें साथ साथ समराइजिंग करने में, सारांशीकरण में और कौन सी चीजें आ जाती है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बहुत कुछ आ जाएगा। यहाँ पर कार्य के तौर पर लिया है मैंने, तो बहुत डिटेल में नहीं है। अभी इसके कई एक स्टेप्स होते हैं, तो अभी आगे जब हम इसको समझेंगे तो वहां पर सारे स्टेप्स मैं आप लोग को और डिटेल में पढ़ाऊंगी। ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनते हैं समराइज करने के बाद। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है आपका, और क्या बनती है, बैलेंस शीट बन जाती है।
ये आपके फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बैलेंस शीट बनने के बाद हम कम्युनिकेट करते हैं, संचार किया जाता है। संचार में क्या होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो यूज़र्स होते हैं, उन तक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको पहुँचाना, वो हो जाती है आपका कम्युनिकेशन। तो ये सारे काम भी समझ लीजिए एक तरह से हैं अकाउंटिंग के, और ये सब पूरे स्टेप्स वाइज़ भी चलता है। और डिटेल में स्टेप्स को हम समझेंगे, तो आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पर। इसमें अब नेक्स्ट है आपकी कि लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या इसके उद्देश्य होते हैं। पहला इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स व्हिच हेल्प्स देम टू मिनिमाइज द चांस ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। जो लेखांकन होता है उसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अभी आप आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट के अकाउंट्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, पर्सनल है, रियल और नॉमिनल। उनमें लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गोल्डन रूल्स कहलाते हैं वो। तो उनके अकॉर्डिंग ही जो होता है वो एंट्री की जाती है। तो कुछ नियमों के अनुसार व्यावसायिक लेन-देन जो होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरह के कोई चूक ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, उसकी संभावना को कम से कम किया जा सके, तो इसलिए लेखांकन किया जाता है। दूसरा हो जाता है टू ascertain द नेट प्रॉफिट और लॉस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एंड टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। किसी एक विशेष अवधि में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बैलेंस शीट बनती है, फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, बैलेंस शीट बनती है जो हमारी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवधि के लिए होती है, तो एक विशेष तिथि होता है उसका आंसर, एक तिथि पर जो हमारे अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं, उस तिथि के का पूरा विवरण जो होता है स्टेटमेंट बताती है कि हमारी वार्षिक स्थिति क्या रही है। तो किसी विशेष अवधि के दौरान व्यावसायिक लेन-देन के कारण हुए शुद्ध लाभ या हानि का पता लगाना और लाभ या हानि होने के सटीक कारणों को जानना। यानी कि कितना हमारा प्रॉफ़िट है और क्यों हुआ है वो प्रॉफ़िट, या अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, उनके रीज़न्स को भी हम जान सकें, उसके बारे में भी हमें अकाउंटिंग बताती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोज़ीशन ऑफ बिज़नेस बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो हमें उससे ये पता चल जाता है कि किसी संस्था की, किसी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोज़ीशन उस टाइम पर या उस वर्ष में क्या रही है, वो पता चलता है हमको अकाउंटिंग से ही। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिज़नेस, हम ये जान पाते हैं कि बिज़नेस जो है उसकी प्रोग्रेस क्या रही है ईयर टू ईयर, यानी कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में कितना बिज़नेस जो है वो ग्रो कर पाया है, वो सारी चीज़ें हमें किससे पता चलेंगी, अकाउंटिंग से ही पता चलती हैं। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, ये तो वही चीज़ें हो जाती हैं जो भी मतलब ऐसी चीज़ें इसमें आ जाता है आपका कि जो भी उपयोगकर्ता है जिनके लिए वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उनको पता चल पाता है अकाउंटिंग के थ्रू ही बिजनेस के बारे में। अब कौन से आएंगे, ओनर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक है, एम्प्लॉयज हैं, ये सारी चीज़ें कि क्या रही है परफॉर्मेंस उस वर्ष में उस संस्था की, जिससे कि फ्यूचर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, क्या सिचुएशन रहनी है, आपको आइडिया लग सके। तो वो हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ बुराई या कमी तो हो ही। तो यहाँ पर अब जो आएगा लिमिटेशंस क्या होती हैं। अभी तक तो आपने ये पढ़ ली अच्छी-अच्छी बातें सारी कि अकाउंटिंग की क्या अच्छाइयाँ होती हैं। अब आ जाता है कि क्या उसकी कमियाँ हैं, उसकी सीमाएँ क्या, लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या हो जाती है, one of the major limitations of accounting is that it considered only monetary transactions. Non-monetary aspects like quality, honesty, skills are ignored in accounting. अब यहाँ पर सिर्फ क्या पैसे से ही एक अच्छा बिजनेस चल पाता है? आप बिजनेस में जितना चाहे आप पास करोड़ों रुपया हो, अरबों रुपया आप लगा दीजिए बिजनेस, क्या 100% श्योरिटी है कि बिजनेस आपका अच्छा चल ही जाएगा? नहीं चलेगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? व्यक्तियों के समूह से, ग्रुप ऑफ ह्यूमन से बनता है। जितने अच्छे लोग होते हैं, जितना ज़्यादा क्वालिफ़ाइड होंगे, जितनी अच्छी स्किल्स होती हैं उनकी, जितने ऑनेस्ट वो होते हैं, उन सब से ही क्या बनता है, एक अच्छा ऑर्गनाइज़ेशन बनता है। उसके बाद वो ऑर्गनाइज़ेशन जो होता है, उस मनी का यूज़ करके एक बिज़नेस को अच्छा चला पाता है। तो यहाँ पर लेकिन इन सारी ही क्वालिटीज़ को, उस ऑनेस्टी का, उस स्किल्स को क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। सिर्फ़ देखा जाता है फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को, उसी के बेसिस पे जज कर लिया जाता है कि वो ऑर्गनाइज़ेशन या वो जो भी संस्था है वो अच्छी है या नहीं है, सही स्थिति में है या नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या रही है, बस।
तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मिस कर देते हैं। क्वालिटेटिव तो देखते हैं, सॉरी क्वांटिटेटिव देखते हैं, क्वालिटेटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है, इट कंसिडर्ड ओनली हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस एंड द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट अकाउंट फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें किस तरह का लेन देन होता है? ऐतिहासिक जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, जो जो भी आपने ट्रांजेक्शन कर लिए होते हैं उनके बेसिस पर ही सारी चीजें होती। जो आपने अभी तक लेन देन किया उसी को जर्नल में दिखाया, उसी से आपने लेजर बनाया, उसी से आपका ट्रायल बैलेंस बना, बैलेंस शीट बनी और उसी से ही आपने फाइनल कोई भी डिसीजन ले लिया। तो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। और अभी की हो सकता है आपने बिल्कुल बिजनेस की स्टार्टिंग में, जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो आपका वो 1 अप्रैल से चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो यहाँ पर अगर आपने अप्रैल के मंथ में कोई ट्रांजैक्शन किया है और जो अगर आप मार्च में 31 मार्च को जब आपके अकाउंट्स एंड हो रहे हैं उस टाइम की आपकी बैलेंस शीट बनेगी, तो पूरे 1 साल में हो सकता है जो चेंजेस हों काफ़ी हो गए हों, क्योंकि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, जो आपका रहता है मुद्रास्फीति है, या फिर मुद्रा संकुचन है, ये सारी सिचुएशंस रहती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी प्राइस के लेवल में चेंजेस आ चुके होते हैं। तो लेकिन वहाँ पर हम हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे तैयार कर रहे हैं, तो वो चेंजेस को इंक्लूड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो नेक्स्ट सीमा हो जाती है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट एंड इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस व्हिच अफेक्ट्स इट्स क्रेडिबिलिटी। इसमें क्या रहता है कि ये व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होता है और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होता, जिससे इसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। कि जो भी लेखे रख रहा है, अगर उसने किसी तरह के लेखे रखने में कोई गलती कर दी या कुछ भी चीजें मिस कर दी, तो वहां पर जो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो भी गलत हो सकता है। आप ही एंट्री कर रहे होंगे कहीं पर, आपसे कुछ गलत हो जाए एग्जाम में ही, जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कहीं पर एक पॉइंट इधर-उधर आगे-पीछे लग जाएगा या एक ज़ीरो से बढ़ गया या घट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के निर्णय पर सब कुछ डिपेंड हो जाता है या उसके लिखने पर जो कि अकाउंटिंग का काम कर रहा है। तो जिससे कभी-कभी ये होता है कि अगर जर्नल में कोई गलती हो जाती है, तो उसको ट्रायल बैलेंस से आगे पकड़ पाना या ऑडिटिंग में भी पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है जितनी सही से जर्नल में हम जर्नलाइज़िंग करते हैं, जितने अच्छे से हम उसमें लेके रखते हैं, तो आगे ये हमारे उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, जो भी हमारे निकल कर के उसका कंक्लूज़न आ रहा है बैलेंस शीट में जो कुछ चीज़ें हम दिखा रहे हैं। तो बहुत कुछ हो जा चीज़ें होती हैं, जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो हमने वो अपने अकाउंट्स रखे हैं उन पर। अर्थात वास्तविक स्थिति से अधिक अनुकूल स्थिति प्रस्तुत करने के लिए खातों में हेरफेर किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंट्स आर अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग बिकॉज दे आर ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो अनसुटेबल है, यानी कि अनुपयुक्त होते हैं, सफिशिएंट नहीं होते हैं फोरकास्टिंग के लिए, भविष्य के अनुमान लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके पुरानी जो घटनाएं हुई हैं, जो पास्ट इवेंट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे होते हैं। तो फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर पाना या उनके बेसिस पर कोई भी अनुमान लगा पाना इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन पूरी तरह से ये बात सही भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम अपने पास्ट को देखकर ही आगे की चीज़ों के लिए अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा करते हैं। कि प्रीवियस पेपर ऐसा आया था तो आगे हमारा पेपर इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे आगे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह का पैटर्न रहेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सी चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी हैं और कुछ उसी कमियों के फ़ायदे भी हैं, बेनिफिशियल भी है, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन अकाउंटिंग अपने आप में अगर कहा जाए कंक्लूज़न के तौर पे तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक बिज़नेस के लिए। तो आज की वीडियो में हमने इसके बारे में बेसिक चीज़ें समझी हैं, बेसिक चीज़ों को देखा है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है आपका ये जानना कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी सीमाएँ क्या हैं और इससे क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, तो आपको बेसिक समझ में सब कुछ आ गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वहाँ पर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। जो अकाउंटिंग के आपके सिद्धांत होते हैं उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहें या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहें, वहाँ से सीधे क्वेश्चन आप करके पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट वीडियो जो क्लासेस की रहेगी उसको मिस मत करिएगा, वहाँ पर हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूँगी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पर, जिससे कि आपको और अच्छे से चीज़ों को समझ में आए और किस तरह से क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया जाता है आप देख सके। लेकिन इसको जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, जहाँ पर जो प्रीवियस पेपर हुआ था वो आप लोग को दिखाया था, उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे ही सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड कर लिए थे जो आप लोग के फर्स्ट पेपर में आएँगे टियर 1 में,
वो भी आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ये क्लासेस की वीडियो आपके एग्जाम तक आती रहेंगी। चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और हाइप दोनों ही कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।